नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडिक्ट्स। पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान के अर्थ को समझा था और देखा था कि मनोविज्ञान की परिभाषा में समय के साथ किस प्रकार के बदलाव आए। इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के संप्रदायों को देखेंगे। संप्रदाय का अर्थ होता है विचारधारा, यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित कौन कौन सी प्रमुख विचारधाराएं हैं, हम उन्हें देखेंगे। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, वो ज़्यादा डीप नॉलेज पर आधारित नहीं होंगे, वो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होंगे। तथ्यों पर आधारित आसान से सवाल आएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों को और उनके बारे में समझते हैं। मनोविज्ञान के जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो हैं संरचनावाद, प्रकार्यवाद या फिर कार्यात्मकतावाद, मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस, व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्टिज्म यानी कि गेस्टाल्टवाद, कॉग्निटिज्म यानी कि संज्ञानवाद, ह्यूमनिज्म यानी कि मानववाद। तो चलिए एक एक करके इन सबको शॉर्ट में ब्रीफली समझते हैं। संरचनावाद के जनक विलियम वुंट माने जाते हैं और विलियम वुंट को ही फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इन्हें ही कहा जाता है। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यानी कि प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट ही हैं। इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश किया था। इन्होंने लिप्जिग में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी और इसलिए माना जाता है कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसकी शुरुआत विलियम वुंट ने ही की थी। वुंट ने आत्मनिरीक्षण के द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण करने की बात की थी। आत्मनिरीक्षण का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से उसके अनुभवों के बारे में पूछा जाता है, उसे कहा जाता है कि विस्तार से अपने अनुभवों के बारे में वो बताए। और यहाँ मन की संरचना की बात काफी महत्वपूर्ण है। संरचनावाद में मन को विभिन्न अवयवों के समूह के रूप में माना गया है। ऐसा माना जाता है संरचनावादियों के द्वारा कि मन जो है वो विभिन्न अवयवों से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पर अंतर्निरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन की बात की गई है। आपसे यहाँ से सवाल ऐसे आ सकते हैं कि संरचनावाद के जनक कौन थे, ये जो पहली प्रयोगशाला है इसके संबंध में सवाल आ सकता है, या फिर अंतर्निरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन की बात किसने की थी, ये पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं संरचनावाद के ही बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। यहाँ एडवर्ड टिचनर का नाम काफी महत्वपूर्ण है। एडवर्ड टिचनर कौन थे? ये विलियम वुंट के स्टूडेंट थे। इन्होंने वुंट के विचारों का विस्तार किया और इस नए दृष्टिकोण को संरचनावाद का नाम दिया। तो संरचनावाद जो टर्म है, जो स्ट्रक्चरलिज्म का जो टर्म है, वो किसने दिया था? एडवर्ड टिचनर ने दिया था। आगे एक और बात यहाँ काफी महत्वपूर्ण है। वॉशबर्न जो कि टिचनर की स्टूडेंट थी, ध्यान रखना, टिचनर थे वुंट के स्टूडेंट और वॉशबर्न थी टिचनर की स्टूडेंट। उन्होंने मनोविज्ञान पर एक पुस्तक लिखी जिसका कि नाम था द एनिमल माइंड। यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, द एनिमल माइंड। और एक और बात काफी महत्वपूर्ण है कि ये जो वॉशबर्न थी ना, ये पहली महिला पीएचडी थी, फर्स्ट वुमेन पीएचडी। कौन थी? वॉशबर्न। तो यहां से आपको सवाल आ सकता है। लेकिन 1900 के दशक के अंत तक संरचनावाद का प्रभाव समाप्त होने लगा था, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा था। मन के अवयवों की बात या अंतर्निरीक्षण की बात काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली प्रतीत नहीं हो रही थी, इसलिए संरचनावाद का प्रभाव समाप्त होने लग गया था। तो आगे देखते हैं संरचनावाद के बाद कौन सी विचारधारा का प्रभाव ज़्यादा बना रहा। यहाँ फंक्शनलिज्म की बात होती है, जिसे कि प्रकार्यवाद या कार्यात्मकतावाद कहते हैं, और इसके जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने दैनिक जीवन में लोगों के मन की कार्य प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया और देखा कि लोग कैसे अपने आसपास के वातावरण में काम करते हैं और अनुकूलन करते हैं, कैसे वातावरण के प्रति अडेप्ट होते हैं। दरअसल ये चार्ल्स डार्विन के
नेचुरल सिलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और उनका ये फंक्शनलिज्म उस विचारधारा से प्रभावित है। यहाँ पर कैल्किन्स का नाम भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि जेम्स की स्टूडेंट थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। और कैल्किन्स जो थी वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी कि APA की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थी। तो इन जगहों से सवाल आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है, इसका नाम एक बार पूछा गया है आई थिंक किसी स्टेट TET में, और ये जो है फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये एक बार DSSB के एग्जाम में आ चुका है। तो मैं वो ही बातें कर रहा हूँ आपके पास जिनसे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। प्रकार्यवाद के बाद मनोविश्लेषणवाद की बात आती है, जिसे कि साइको एनालिसिस कहते हैं, और इसके जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड को मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है। सिगमंड फ्रॉयड को हम लोग इस कोर्स में आगे भी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं शॉर्ट में इनके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन आगे बहुत सारी बातें होंगी इनके बारे में। इन्होंने कहा कि एक अवचेतन मन होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिनमें कि बहुत जो थ्रेटनिंग अर्जेस हैं, हमारे जो डराने वाले आग्रह हैं और जो ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें कि लोग एक मॉरली करेक्ट वर्ल्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऐसी इच्छाएं अवचेतन मन में दबी हुई रहती हैं। और ये जो स्टेटमेंट है ना, इसे मैं आगे आने वाले वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो वहाँ आप समझ पाओगे। यहाँ आप इतना समझ लो कि फ्रॉयड ने अवचेतन मन की बात की थी और कहा था कि यहाँ कुछ डराने वाले आग्रह और इच्छाएं दबी हुई रहती हैं। मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने एवं उनके उपचार के लिए फ्रॉयड ने मनोविश्लेषण को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में भी स्थापित किया। ये जो फ्रॉयड थे, ये दरअसल एक डॉक्टर थे, ये न्यूरोलॉजिस्ट थे, यानी कि ये तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड डिजीजेस को ट्रीट करते थे। इनके पास कुछ पेशेंट्स ऐसे आते थे जिनके डिजीजेस को ये बॉडी से रिलेट नहीं कर पाते थे, और वहीं पर इन्होंने अवचेतन मन की संकल्पना की थी। और मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने एवं उनके उपचार के लिए इन्होंने जिस मनोविश्लेषण की चिकित्सा पद्धति को स्थापित किया था, इसके अंतर्गत उन्होंने ड्रीम्स, सपने क्या होते हैं और इन सब बारे में भी काफ़ी बातें की थी। सिगमंड फ्रॉयड ने ड्रीम्स पर भी काफ़ी सारे रिसर्चेस किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। मनोविश्लेषणवाद के बाद बात आती है व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म की, और इसके जनक माने जाते हैं जॉन वाटसन। यहां मैं बता दूं कि बिहेवियरिज्म जो है ये अभी भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मनोविज्ञान की जो वर्तमान स्थिति है उसमें बिहेवियरिज्म का भी बहुत बड़ा योगदान है। वाटसन ने अनुवांशिकी के प्रभाव को नहीं माना था और उनका मानना था कि बच्चे को मनचाहा व्यवहार सिखाया जा सकता है। इनका मानना था कि बच्चे को आप जो चाहो वो बना सकते हो। इन्होंने ये कहा था कि आप मुझे कुछ स्वस्थ बच्चे दो और मुझे बता दो कि किस बच्चे को क्या बनाना है, और जिस बच्चे को जो बनाना चाहोगे मैं वैसा बना दूंगा। जिसे डॉक्टर बनाना चाहते हो उसे डॉक्टर बना दूंगा, जिसे वकील बनाना चाहते हो उसे वकील बना दूंगा। दरअसल वाटसन अनुवांशिकी जेनेटिक्स को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो मानते थे कि बच्चे को हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो ये बात थी वाटसन की। और वाटसन के जो विचार थे ना, वो इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। आप कहोगे कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी क्या है और ये इवान पावलोव कौन है, तो इस बारे में हम आगे की वीडियोस में बहुत डिटेल में बात करेंगे। एक सेपरेट वीडियो ही बनेगा इस टॉपिक पर। और व्यवहारवाद को मानने वाले जो प्रमुख व्यवहारवादी थे वो सब थे थॉर्नडाइक, स्किनर, हल, वुडवर्थ आदि बहुत सारे बिहेवियरिस्ट हुए हैं। आगे चलते हैं व्यवहारवाद से। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर इससे संबंधित आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछना मुझसे, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जहाँ की अलग अलग बुक्स में कुछ कंट्राडिक्शन आपको देखने को मिल सकता है।
तो यदि ऐसा कोई कंट्राडिक्शन आपके मन में आता है तो कमेंट्स में मुझसे अवश्य पूछना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गेस्टाल्टवाद को। गेस्टाल्टिज्म का हिंदी गेस्टाल्टवाद ही होता है। दरअसल ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है गेस्टाल्ट, और इसका मतलब होता है, आप समझ लो कि होल या फिर सारा कुछ, संपूर्ण, एक होलिस्टिक वे की बात करता है गेस्टाल्टवाद जो है। और इसके जनक वर्टहाइमर को माना जाता है, जिसे कि अलग अलग किताबों में आप वर्दमिहर भी पढ़ सकते हो। तो इन्होंने गेस्टाल्टवाद की रचना की थी या स्थापना की थी। और जो मुख्य चीज थी गेस्टाल्टवाद में वो ये थी कि ये लोग अरस्तु के एक विचार से काफी ज्यादा प्रभावित थे। एरिस्टोटल ने कहा था कि संपूर्ण अपने हिस्से के योग से अधिक होता है। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब समझो, यहां अरस्तु ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज अगर आप उसको उसके होल, उसके संपूर्ण स्वरूप को देखते हो ना, तो वो अपने अवयवों से, अपने कंस्टिट्यूएंट्स से ज्यादा होता है। मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। एक और बात कि ये जो गेस्टाल्टवाद था ना, ये मौलिक रूप से ही संरचनावाद का विरोध कर रहा था। आपको याद होगा कि संरचनावाद में हमने बात की थी मन के अवयवों की। हमने कहा था कि मन जो है वो बहुत सारे अवयवों से मिलकर के बना हुआ होता है। हमने डिफरेंट पार्ट्स में बात की थी। संरचनावाद ने मन को अलग अलग पार्ट्स में बांटकर देखा था, लेकिन गेस्टाल्टवादियों ने माना कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा वास्तविक अनुभव के अवयवों के योग से अधिक होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, व्हाट वी एक्सपीरियंस is more than the inputs received from our environment, or we can say that experience is holistic। कहने का मतलब हम जो अनुभव करते हैं वो हम अपने आसपास के वातावरण से जो भी चीजें ग्रहण करते हैं उससे ज्यादा होता है। हम अपने आसपास की चीजों को देखकर, सुनकर, समझकर अपने अंदर इनपुट लेते हैं और फिर हमारा मन उन सारे इनपुट्स को जोड़कर एक होलिस्टिक वे में, एक संपूर्ण दृष्टिकोण में उसे देखता है। और ये विचारधारा ही गेस्टाल्टवाद की मूल स्तंभ है। गेस्टाल्टवाद का मूल स्तंभ ये ही विचारधारा है कि कोई भी संपूर्ण चीज जो होता है वो अपने अवयवों के योग से अधिक होता है, और ये मौलिक रूप से संरचनावाद से बिल्कुल कंट्राडिक्ट करता है। गेस्टाल्टवाद के जो प्रमुख गेस्टाल्टवादी हैं वो सब है, पहले तो वर्टहाइमर है ही, इसके बाद कोहलर, कोफका और कर्ट लेविन। यहां से सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर गेस्टाल्ट्स, निम्न में से कौन जो है वो गेस्टाल्टवादी हैं। तो ये तीन नाम तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वर्टहाइमर, कोहलर एंड कोफका, ये तीनों क्या है, गेस्टाल्टवादी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको गेस्टाल्टिज्म समझ में आ गया होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर यहां कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछना, बट आई थिंक कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है संज्ञानवाद की, जिसे कि कॉग्निटिज्म कहते हैं, और इसके जनक हैं मिलर एंड ब्रूनर। संज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान होना या सीखना, लर्न करना। और ये जो पूरी विचारधारा है ना संज्ञानवाद की, वो इस बात पर केंद्रित है कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं, हमारा जो सीखने का तरीका है वो क्या है। कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग। कॉग्निटिविज्म फोकसेस ऑन हाउ वी नो अबाउट द वर्ल्ड। हम दुनिया के बारे में कैसे जानते हैं, इस पर ही फोकस करता है संज्ञानवाद। और जो मॉडर्न कॉग्निटिविज्म है, आधुनिक संज्ञानवाद है, वह यह मानता है कि मानव लगातार अपने आसपास की दुनिया से सीखता है और सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, एक्टिवली नॉलेज को बिल्ड करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, और इसे ही कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया है। तो ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो कॉग्निटिविज्म पर ही बेस्ड है। और इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मन है वो अपने आसपास की दुनिया से सीखकर एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। आगे हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। हम
जीन पियाजे के सिद्धांतों को देखेंगे और आगे की बहुत सारी साइकोलॉजी जो है हमारी वो बेस्ड होगी कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म पर ही। चलिए आगे देखते हैं संज्ञानवाद के बाद कौन सी विचारधारा, कौन सा संप्रदाय महत्वपूर्ण है। अब यहां बात आती है मानववाद यानी कि ह्यूमनिज्म की, और इसके जनक माने जाते हैं कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स को मानववाद का जनक माना गया है और इसके आध्यात्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर माने जाते हैं अब्राहम मैस्लो। मानववाद क्या है? यह मूल रूप से मानता है कि हर इंसान स्वभाव से अच्छा है, हर कोई पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ये मानव की आप कह सकते हो कि नैसर्गिक प्रकृति है, उसका जो है नेचुरल बिहेवियर ऐसा ही है, पॉजिटिव बिहेवियर है। इस विचारधारा के अनुसार सभी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने जीवन और व्यवहार को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। मानवतावादी यह मानते हैं कि हम सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की क्षमता रखते हैं, हम सब में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की क्षमता है, यानी कि अपने बिहेवियर को बेस्ट बनाने की क्षमता है। हम कैसा, मतलब किस रूप में अपने बिहेवियर को उसके बेस्ट पोटेंशियल तक ले जा सकते हैं, उसकी क्षमता हम सब में है। ये जो बात है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यहां से सवाल आता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में होती है? तो जवाब क्या होगा? मानववाद। मानववाद के अंतर्गत पूर्ण यथार्थीकरण या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात हुई है। तो यहां तक बात थी मनोविज्ञान के अलग अलग संप्रदायों के बारे में। हमने बहुत सारे संप्रदायों को शॉर्ट में देखा। यदि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे जरूर पूछना। और चलिए एक बार फिर से इन सारी चीजों को शॉर्ट में हम दोबारा देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमने संप्रदाय देखा था वो था संरचनावाद और उसके संस्थापक थे वुंड। इसके बाद हमने देखा प्रकार्यवाद या फिर कार्यात्मकतावाद, जिसे कि फंक्शनलिज्म कहा गया, और इसके संस्थापक थे जेम्स। फिर आता है मनोविश्लेषणवाद और सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो इसके संस्थापक थे। बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद के संस्थापक वाटसन थे। गेस्टाल्टवाद यानी गेस्टाल्टिज्म में वर्टहाइमर आए थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। फिर बात आई थी संज्ञानवाद की, जो कि मिलर एंड ब्रूनर ने दिया था, और इसके बाद बात आई मानववाद की, जो कि मैस्लो ने दिया था। तो ये ही थी वो महत्वपूर्ण विचारधाराएं जिनका की प्रभाव वर्तमान मनोविज्ञान पर पड़ा हुआ है। आई थिंक आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है अच्छे से तो हमें बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके काम के बहुत सारे वीडियोज़ मैं बनाता जाऊँगा। और आप सब्सक्राइब करके यदि बेल आइकन को प्रेस कर लेते हो तो सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे सबसे पहले। थैंक यू।